नहीं होगी क्या? गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मैम मॉर्निंग लेट हो मैम। गया 5 मिनट। हाँ राजकुमार जाट गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैडम आप लेट हो गए। लेट हो गई। हाँ मैम 5 मिनट ही होया। हाँ जो 5 मिनट कम हो जाएगा 5 मिनट में तो इतिहास बदल जाए। गुड मॉर्निंग ये मैम। बता। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों, पिछली क्लास में, हाँ निशा गुड मॉर्निंग, पायल गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में आपने मेंडेलीव की आवर्त सारणी पढ़ी थी। मेंडेलीव की आवर्त सारणी के मैंने आपको तत्व बताए थे, आवर्त और वर्ग बताए थे कि कितने आवर्त होते हैं, कितने वर्ग होते हैं, कौन से आवर्त को क्या कहा जाता है, वर्गों को कैसे डिवाइडेड किया जाता है, ये आपने पढ़ लिया था। और आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप और ऐप दोनों पे नोट्स भी पहुंच गए थे ना, ऐप पे और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पे नोट्स पहुंच गए थे ना, मेंडेलीव की आवर्त सारणी, आवर्त और वर्ग। ठीक है, चलो अब अपन पढ़ने जा रहे हैं मेंडेलीव की आवर्त सारणी के दोष। मेंडेलीव की आवर्त सारणी के दोष। देखो बच्चों, मेंडेलीव की आवर्त सारणी के दोष में पहला दोष है हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित है। जो हाइड्रोजन है आवर्त सारणी का पहला तत्व है, इस हाइड्रोजन की जो स्थिति होती है वह क्या होती है? अनिश्चित होती है। अनिश्चित का मतलब है इस हाइड्रोजन के बारे में यह नहीं पता चला कि इसको फर्स्ट ए वर्ग में रखा जाए या सेवंथ ए वर्ग में रखा जाए, क्योंकि हाइड्रोजन किससे समानता प्रदर्शित करता है? हेलोजन तत्वों से। जो सेवंथ ए वर्ग में रखा गया था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो पहला दोष है हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित है कि फर्स्ट ए या सेवंथ ए वर्ग में रखा जाए। दूसरा पॉइंट है मेंडेलीव की आवर्त सारणी में समस्थानिकों को कोई स्थान नहीं दिया गया। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में किसको स्थान नहीं दिया गया? समस्थानिकों को। तीसरा दोष है समस्थानिकों को परमाणु भार के आधार पर अलग अलग स्थान मिलना चाहिए, जो मेंडेलीव की आवर्त सारणी में ऐसी व्यवस्था नहीं है। समस्थानिकों को कोई स्थान नहीं दिया गया। इसके बाद में कहा गया है कि समस्थानिकों को परमाणु भार के आधार पर सारणी में अलग अलग स्थान मिलना चाहिए, लेकिन मेंडेलीव की आवर्त सारणी में यह व्यवस्था नहीं की गई। अतः यह भी आवर्त सारणी का क्या बन गया? एक दोष बन गया। चौथा दोष है कि एक ही वर्ग के दो उपवर्गों, जैसे मेंडेलीव की आवर्त सारणी में 8 वर्ग थे, शून्य की खोज होने के बाद में 9 हो गए, लेकिन थे कितने? 8। 1 से 7 तक के वर्गों को दो उपवर्गों ए और बी में विभाजित किया गया था। नहीं किया गया था? 8वें में 9 तत्व थे, तो एक ही वर्ग के दो उपवर्गों ए व बी में संयोजकता को छोड़कर कोई समानता नहीं है, फिर भी इन ए और बी को एक ही वर्ग में रखा गया। जैसे फर्स्ट था, बोलो ए था, बी एक ही वर्ग में रखा गया था। इसी प्रकार सेकंड के बी को भी एक ही वर्ग में रखा गया।
इसी प्रकार थर्ड के ए बी को भी एक ही वर्ग में रखा गया, जबकि संयोजकता को छोड़कर इन दोनों उपवर्गों में कोई समानता है ही नहीं, फिर भी इनको किस में रखा गया, एक ही वर्ग में। यह भी मेंडेलीव की आवर्त सारणी की क्या थी, कमी थी, दोष था। पांचवा पॉइंट है परमाणु भार के बढ़ते क्रम की कोई पालना नहीं की गई। कहा तो जाता है मेंडेलीव ने अपनी आवर्त सारणी को परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया था, जो आपने आवर्त नियम भी पढ़ा है कि तत्वों के गुणधर्म, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। इसे ही मेंडेलीव का आवर्त नियम कहा गया था। लेकिन बढ़ते हुए परमाणु भार की मेंडेलीव की आवर्त सारणी में कोई व्यवस्था नहीं की गई, कोई पालना नहीं की गई। जैसे एक तो आपके पास कोबाल्ट है और एक आपके पास निकल है। दूसरा एग्जाम्पल, एक तो आपके पास टेलुरियम है और एक आपके पास आयोडीन है। तीसरा एग्जाम्पल, एक आपके पास आर्गन है और एक आपके पास पोटेशियम है। कोबाल्ट का परमाणु भार 58.9 होता है और निकल का 58.7 होता है। टेलुरियम का 127.6 होता है और आयोडीन का 127 होता है। आर्गन का 39.9 होता है और पोटेशियम का 39 होता है। तो बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर तो कोबाल्ट से पहले कौन आना चाहिए, निकल। लेकिन कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक तो 27 होता है और निकल का 28, टेलुरियम का 52 और आयोडीन का 53, आर्गन का 18 और पोटेशियम का 19। तो परमाणु भार के बढ़ते क्रम के आधार पर तो ये पहले आना चाहिए, लेकिन इससे पहले कौन आ रहा है, कोबाल्ट आ रहा है। तो मेंडेलीव का ये नियम भी फेल हो गया। ये आना चाहिए लेकिन आ कौन रहा है, टेलुरियम आ रहा है। ये आना चाहिए लेकिन आ कौन रहा है, आर्गन आ रहा है। तो बढ़ते हुए परमाणु भार की भी पालना नहीं की गई। जैसे कोबाल्ट को निकल से पूर्व, टेलुरियम को आयोडीन से पूर्व, आर्गन को पोटेशियम से पूर्व रखा गया, जबकि परमाणु भार के आधार पर तो ये नियम क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। भाई बढ़ते हुए परमाणु भार की पालना तो हो ही नहीं रही। बढ़ते हुए परमाणु भार की पालना होती तो कोबाल्ट से पहले कौन आता, निकल आता। ठीक है बच्चों, तो मेंडेलीव की आवर्त सारणी में बढ़ते हुए परमाणु भार की पालना भी नहीं की गई। अगला पॉइंट है, मेंडेलीव की आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों की स्थिति भी सही नहीं है। उत्कृष्ट गैसों को इन्होंने शून्य वर्ग में रखा है, तो उनकी स्थिति भी निश्चित नहीं है। ध्रुव, ये बात मैंने आपको दूसरे चैप्टर में परमाणु संरचना वाले में ढंग से पढ़ाई है। बार बार एक ही चीज को थोड़ी लेती रहूंगी। परमाणु द्रव्यमान को ही परमाणु भार कहा जाता है। कार्बन 12 पद्धति से समझाया है। अणुभार भी वहां पे मैंने निकालना बताया है। चलो, तो छठवां पॉइंट है, उत्कृष्ट गैसों की स्थिति भी क्या नहीं है, सही नहीं है। सातवां दोष है, आवर्तीता का कारण भी स्पष्ट नहीं है। आवर्तीता का कारण भी क्या नहीं है, स्पष्ट। अब समझ गए होंगे क्यों स्पष्ट नहीं है, क्योंकि मैंने आपको आवर्तीता की परिभाषा बताई थी कि तत्व को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करने पर निश्चित अंतराल के पश्चात गुणों में समानता पाई जाती है, जिसको आवर्तीता कहा जाता है। और तत्वों की परमाणु भार पर या गुणों की परमाणु भार पर निर्भरता आवर्ती फलन कहलाता है, जो मैंने कल परसों आपके पास नोट्स भी भेजे थे। तो बढ़ते हुए परमाणु भार की तो पालना ही नहीं हो रही, तो इसका कारण कहाँ से स्पष्ट होगा। भाई इन्होंने तो कहा
जब तत्व को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो निश्चित अंतराल के बाद में समानता पाई जाती है, वो ही आवर्तीता होती है। यहाँ पे तो बढ़ते हुए परमाणु भार की क्या नहीं हो रही, पालना। अतः आवर्तीता का कारण भी सारणी में क्या नहीं है, स्पष्ट नहीं है। ये है मेंडेलीव की आवर्त सारणी के दोष। तो पहला दोष या पहली कमी थी, हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित है कि इनको फर्स्ट ए वर्ग में रखा जाए या सेवंथ ए वर्ग में रखा जाए, अभी डिसाइड नहीं हुआ। समस्थानिकों को कोई स्थान नहीं दिया गया। परमाणु भार के आधार पर समस्थानिकों को मेंडेलीव की आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान मिलना चाहिए, लेकिन सारणी में ऐसी व्यवस्था नहीं है। एक ही वर्ग के दो उपवर्ग ए व बी की बी में संयोजकता को छोड़कर कोई समानता नहीं पाई जाती है, फिर भी इनको एक ही वर्ग में रखा जाता है। परमाणु भार के बढ़ते क्रम की पालना नहीं की गई। जैसे कोबाल्ट का परमाणु भार 58.9 को निकल का 58.7 से पहले रखा गया, जबकि ये आना चाहिए था। इसी प्रकार टेलुरियम को आयोडीन से पूर्व रखा गया। इसी प्रकार आर्गन को पोटेशियम से पूर्व रखा गया। छठवां पॉइंट है, उत्कृष्ट गैसों की स्थिति सही नहीं है। सातवां पॉइंट है, आवर्तीता का कारण भी स्पष्ट नहीं है। एक कमी और है, लेंथेनाइड व एक्टिनाइड के विषय में यह पता नहीं चला कि यह थर्ड ए वर्ग से संबंधित है या थर्ड बी वर्ग से संबंधित है। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड थे, जो मैंने नीचे 14 तत्व लिखाए थे, उनके विषय में भी अभी यह नहीं पता चला कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड थर्ड ए वर्ग से संबंधित है या थर्ड बी वर्ग से संबंधित है। ये है मेंडेलीव की आवर्त सारणी के दोष। क्लियर भानु? रिपीट भी कर दिया मैंने, तो क्लास लेट ज्वाइन करता है भानु, अब रिपीट भी कर दिया है। सभी बच्चों को मेंडेलीव की आवर्त सारणी के दोष क्लियर? फटाफट बोलो और बच्चे भी बोलो। भानु क्लियर हो गया? अब बीच बीच में बोल रहा था मैम, रिपीट करो। भानु जवाब नहीं आ रहा, क्लियर हो गया क्या? मनीष शर्मा के क्लियर हो गया, निखिल के भी क्लियर। चलो बच्चों, अब अपन पढ़ने जा रहे हैं मेंडेलीव की के संबंध में कुछ रोचक तथ्य। इन रोचक तथ्यों को तुम अपनी रफ नोटबुक में उतारोगे, मैं यह नोट्सों में नहीं भेजूंगी। मेंडेलीव के संबंध में कुछ रोचक तथ्य सभी बच्चे अपनी नोटबुक में उतारेंगे। जो ही आपके पास नोट्स पहुंच जाए, मेंडेलीव की आवर्त सारणी के दोष आठों के आठों दोष करके उसके बाद में आप अपनी नोटबुक में हेडिंग डालोगे मेंडेलीव के संबंध में कुछ रोचक तथ्य। तो आप रफ नोटबुक में लिख लीजिए यहाँ पे, आधुनिक आवर्त सारणी में। शिवानी, वो बाद की बात है, अभी तो आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ेंगे। वो परमाणु भार पे आधारित नहीं है, वो परमाणु क्रमांक पे आधारित है। ओके शिवानी, इसलिए पहले आता है। क्लियर शिवानी? मेंडेलीव की आवर्त सारणी तो परमाणु भार पे थी और आधुनिक तो परमाणु क्रमांक पे है, उसमें तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है, पहले ही आएगा 27 और 28। ठीक है शिवानी? चलो अब अपन पढ़ने जा रहे हैं मेंडेलीव के संबंध में कुछ रोचक तथ्य। सभी बच्चे अपनी फिर रफ नोटबुक में उतारेंगे, दोष करने के बाद में ही फेर में उतारोगे। जिस तरह मैं सीक्वेंस से पढ़ाती हूँ, तुम नोट्स भी सीक्वेंस से उतारा करो।
यहाँ पे तुम एक एक टॉपिक पढ़ते हो, फिर भी किसी बच्चे को याद नहीं रहे कि मैम ने कौन सा टॉपिक पहले पढ़ाया था, तो रफ नोटबुक में नोट कर लिया करो भाई आज की क्लास में मैम ने पहले ये पढ़ाया, ये पढ़ाया, ये पढ़ाया, ठीक है ना। हो सकता है नोट्सों में, वैसे मैं सीक्वेंस से ही भेजती हूँ, फिर भी कभी बाय दे फर्स्ट पेज का सेकंड में चला जाता है, सेकंड का थर्ड में हो जाता है ऐसे। तो किसी बच्चे को अगर नहीं रहे तो यहाँ वो लिख लिया करो कि आज आते ही मैम ने ये पढ़ाया था हमें। वैसे ऐसी कोई दिक्कत आती ही नहीं है, मैं सीक्वेंस से ही भेजती हूँ आपके पास नोट्स। अपना टॉपिक चल रहा है मेंडेलिफ के संबंध में कुछ रोचक तथ्य। मेंडेलिफ के संबंध में कुछ रोचक तथ्य पहले समझो, उसके बाद में लिखते जाना। कुछ रोचक तथ्य। पहला तथ्य है मेंडेलिफ का पूरा नाम दमित्री इवानोविच मेंडेलिफ था। दमित्री इवानोविच मेंडेलिफ था। तो आपका पहला तथ्य हो गया मेंडेलिफ का पूरा नाम दमित्री इवानोविच मेंडेलिफ था। पूरी लाइन में बोर्ड पे नहीं लिखूंगी, जो मोटी मोटी चीज है उन्हीं को लिखते जा रही हूँ, तुम सुनते चलो लिखते चलो। तो मेंडेलिफ का पूरा नाम दमित्री इवानोविच मेंडेलिफ था। मेंडेलिफ का जन्म रूस के तोबाल्स्क नामक स्थान पर, रूस के तोबाल्स्क नामक स्थान पर सन 1834 में हुआ था। मेंडेलिफ का जन्म कब हुआ था? रूस के तोबाल्स्क नामक स्थान पर सन 1834 में हुआ था। तीसरा पॉइंट है इनकी नियुक्ति पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय में। एक विद्यालय का नाम है, जैसे तुम्हारे विद्यालय का नाम मेहता सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, मेहता पब्लिक स्कूल है, उसी प्रकार मेंडेलिफ का जो नियुक्ति हुई थी, नौकरी मिली थी, उस विश्वविद्यालय का नाम था पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय, यानी प्रोफेसर के पद पे हुई थी। तुम्हारी तो स्कूल है और उनकी कॉलेज थी। तो इनकी नियुक्ति पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर हुई थी। और प्रोफेसर भी यह कौन सी सब्जेक्ट के थे? रसायन विज्ञान के, यानी केमिस्ट्री के। तो इनकी नियुक्ति पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर हुई थी। मेंडेलिफ की जो प्रसिद्ध पुस्तक है, मेंडेलिफ की प्रसिद्ध पुस्तक केमिस्ट्री, मेंडेलिफ की प्रसिद्ध पुस्तक केमिस्ट्री ऑफ, या तुम सीधा लिख दो प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री है, प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री है। ये मेंडेलिफ की क्या थी? प्रसिद्ध पुस्तक थी, प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री। सन 1890 में मेंडेलिफ ने प्रोफेसर के पद से त्याग पत्र दे दिया। प्रोफेसर के पद से सन 1890 में क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया, प्रोफेसर की नौकरी करना ही छोड़ दिया। अगला पॉइंट है प्रोफेसर के पद से त्याग देने के बाद में, या त्याग पत्र देने के बाद में, इनकी नियुक्ति माप एवं बाट, माप एवं बाट ब्यूरो, ब्यूरो माप एवं बाट ब्यूरो में निर्देशक के पद पर हुई। निर्देशक का मतलब है जो साइंटिस्ट होते हैं ना, गोल फोड़ करके केमिकल बनाते हैं, वो निर्देशक होता है। तो त्याग पत्र देने के बाद में इनकी नियुक्ति माप एवं बाट ब्यूरो में निर्देशक के पद पर हुई। जीवन के अंतिम क्षणों तक यह शोध के
अनेक क्षेत्रों में कार्य किया, शोध किया कि कैसे क्या होता है, केमिकल कैसे बनते हैं, इसकी खोज कैसे होती है, ऐसे शोध करता रहा। जीवन के अंतिम क्षणों तक यह शोध के अनेक क्षेत्रों में लगते रहे और सन 1907 में मेंडेलीफ की मृत्यु हो गई। 1907 में मेंडेलीफ की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 1834 में तो जन्मे थे और 1907 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो मेंडेलीफ का पूरा नाम दमित्री इवानोविच मेंडेलीफ है। इनका जन्म रूस के तोबाल्स्क नामक स्थान पर सन 1834 में हुआ था। इनकी नियुक्ति पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर हुई थी। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री है। 1890 में इन्होंने प्रोफेसर के पद से त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र देने के बाद में इनकी नियुक्ति माप एवं बाट ब्यूरो में निर्देशक के पद पर हुई। जीवन के अंतिम क्षणों तक यह शोध के अनेक क्षेत्रों में कार्य करते रहे। सन 1907 में मेंडेलीफ की मृत्यु हो गई। ये है मेंडेलीफ के संबंध में रोचक तथ्य। ठीक है बच्चों, सभी बच्चों को मेंडेलीफ के रोचक तथ्य क्लियर? सभी बच्चों ने नोट कर लिया? 7वां पॉइंट है। 6वां पॉइंट ही त्याग पत्र देने के बाद में इनकी नियुक्ति माप एवं बाट ब्यूरो में निर्देशक के पद पर हुई। 6वां पॉइंट वापस बोल रही हूँ, आरव 7वां नहीं है, वो अंतिम क्षणों वाला 6वें में ही करना है मृत्यु तक। त्याग पत्र देने के बाद में इनकी नियुक्ति माप एवं बाट ब्यूरो में निर्देशक के पद पर हुई। अब इसी पॉइंट में आपको लिखना है, जीवन के अंतिम क्षणों तक यह शोध के अनेक क्षेत्रों में कार्य करते रहे। सन 1907 में मेंडेलीफ की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई। हाँ, तभी तो मेंडेलीफ पढ़ रहे हो तुम, सारणी शर्मा जी, तुम सारणी पढ़ रहे हो। इसके बारे में पता तो होना चाहिए कि ये आदमी कैसा है। ठीक है शर्मा जी, इसलिए मैंने रोचक तथ्य करवा दिया। ओके, आप सभी बच्चों ने नोट कर लिया ना? सभी बच्चों ने नोट कर लिया? कोई बच्चा किसी पॉइंट में अटक रहा है तो अभी बोल दो। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ध्रुव शर्मा, नो का मतलब नहीं अटक रहे हो या अटक रहे हो? ध्रुव शर्मा, नो प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, चलो अब अपन आगे का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। सभी बच्चों ने नोट भी कर लिया और क्लियर भी हो गया सभी बच्चों को। चलो अपन आगे का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये आपके मेंडेलीफ की आवर्त सारणी, उसके दोष और उसके बारे में रोचक तथ्य कंप्लीट हो गए। अब अपन चला रहे हैं आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त नियम क्या होता है, फिर उसके बाद में आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ोगे, वही उनके वर्ग और आवर्त पढ़ोगे, वही दोष पढ़ोगे। अपन पढ़ने जा रहे हैं आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त नियम। देखो बच्चों, सन 1913 में एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था हेनरी मोजले।
हेनरी मोजले। आधुनिक आवर्त नियम में सबसे पहले मैं 3-4 लाइन बोल रही हूँ, वहां तक तुम्हें अपनी रफ नोटबुक में उतारना है। आधुनिक आवर्त नियम में भेज दूंगी। आधुनिक आवर्त नियम बताने से पहले 3-4 लाइन एक्स्ट्रा और बता रही हूँ, वो तुम्हें रफ नोटबुक में उतारना है। सन 1913 में हेनरी मोजले ने बताया कि तीव्र गति के इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह पर बौछार करवाने पर, तीव्र गति के इलेक्ट्रॉन की धातु की सतह पर बौछार करवाने पर अक्स किरणों की आवर्ती का वर्गमूल, ये अक्स किरण की आवर्ती तो v है और ये क्या है, वर्गमूल है। अक्स किरणों की आवर्ती का वर्गमूल लिखे कोष्टक में, जैसे मैंने वर्गमूल लगा के न्यू लिखा है वैसे ही लिखोगे। अक्स किरणों की आवर्ती का वर्गमूल संगत धातु परमाणु के नाभिकीय आवेश के अनुकर्मानुपाती होता है। अनुकर्मानुपाती का मतलब है समानुपाती। समानुपाती को ही क्या कहा जाता है, अनुकर्मानुपाती। तो सन 1913 में हेनरी मोजले ने बताया कि जब तीव्र गति के इलेक्ट्रॉन की धातु की सतह पर बौछार करवाने पर प्राप्त अक्स किरणों की आवर्ती का जो वर्गमूल होता है वह संगत धातु परमाणु के नाभिकीय आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, समानुपाती। जैसे अक्स किरणों की आवर्ती का वर्गमूल होता है न्यू वर्गमूल, समानुपाती नाभिकीय आवेश परमाणु क्रमांक को ही क्या कहा जाता है, नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश को भी किसे दर्शाते हैं, जेड से, और परमाणु क्रमांक को भी किसे दर्शाते हैं, जेड से। ठीक है बच्चों, अभी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश, परिरक्षण प्रभाव, ये तीनों परिभाषा तुम्हारे इसी टॉपिक के आगे आएगी। तो नाभिकीय आवेश को किसे दर्शाते हैं, जेड से। ये अक्स किरणों की आवर्ती का क्या हो गया, वर्गमूल। तो रूट न्यू समानुपाती जेड यानी अनुक्रमानुपाती को ही क्या कहते हैं, समानुपाती। अब देखो बच्चों, रूट न्यू बराबर समानुपाती को उठाओगे तो a और z माइनस b, जहां पे न्यू बराबर होता है अक्स किरणों की आवर्ती, अक्स किरणों की आवर्ती, और a और b है स्थिरांक, और कौन से स्थिरांक है, समानुपाती स्थिरांक, और z बराबर है नाभिकीय आवेश या परमाणु क्रमांक। नाभिकीय आवेश या क्या होता है, परमाणु क्रमांक। ठीक है बच्चों, तो सन 1913 में हेनरी मोजले ने बताया कि तीव्र गति के इलेक्ट्रॉन की धातु की सतह पर बौछार करवाने पर प्राप्त अक्स किरणों की आवर्ती का वर्गमूल संगत धातु परमाणु के नाभिकीय आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। तो रूट न्यू समानुपाती जेड, रूट न्यू बराबर समानुपाती को उठाया तो a जेड माइनस बी, जहां न्यू है अक्स किरणों की आवर्ती, a और b स्थिरांक है, जेड नाभिकीय आवेश या परमाणु क्रमांक है। अब आधुनिक आवर्त नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म
और तत्वों के गुण धर्म कौन कौन से होते हैं? भौतिक व रासायनिक गुण धर्म। तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण धर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, जिन्हें आधुनिक आवर्त नियम कहा जाता है। मेंडेलिफ में तो परमाणु भार था और आधुनिक में क्या आ गया? परमाणु क्रमांक। तो तत्वों के गुण धर्म, भौतिक व रासायनिक गुण धर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, आधुनिक आवर्त नियम कहलाता है। ये नियम आपके नोट्सों में आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक तुम्हें नोट करना था। सभी बच्चों को आधुनिक आवर्त नियम क्लियर? सभी ने आधुनिक आवर्त नियम का उतार भी लिया? आधुनिक आवर्त नियम नहीं उतारना है कि तत्वों के गुणधर्म भौतिक और रासायनिक परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, ये नहीं उतारना। केवल 1913 में हेनरी मोजले ने बताया कि तीव्र गति के इलेक्ट्रॉन का धातु की सतह से टकराने या बौछार करवाने पर प्राप्त अक्स किरणों की आवर्ती का वर्गमूल लिख के √ν दर्शाना था बच्चों। संगत धातु परमाणु के नाभिकीय आवेश के अनुक्रमानुपाती मतलब समानुपाती होता है। √ν समानुपाती Z, √ν बराबर AZ - B। न्यू अक्स किरणों की आवर्ती, A और B स्थिरांक, Z नाभिकीय आवेश या परमाणु क्रमांक। इसी के आधार पर इन्होंने नियम बनाया कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण धर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, आधुनिक आवर्त नियम कहलाता है। ओके बच्चों, सभी बच्चों को क्लियर? किसी बच्चे को आज के पढ़ाए हुए टॉपिक में कोई प्रॉब्लम? मेंडेलिफ की आवर्त सारणी के दोष, कुछ रोचक तथ्य, आधुनिक आवर्त नियम, नई प्रॉब्लम ना? सभी ने जो जो नोट करवाया उतार भी लिए ना? नोट भी कर लिए ना? चलो ठीक है बच्चों, इसी के साथ में अपन क्लास एंडिंग करने जा रहे हैं। कल की नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है बच्चों।